उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें तो अभी नहीं आई हैं, मगर जल्द ये तारीखें सामने आ सकती हैं और इसके साथ ही लगातार तैयारियां चल रही हैं, दौरे चल रहे हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों के लिए तैयारियों में जुटे हैं। क्या वो खास स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और क्यों अलग अलग लगातार दौरों पर जा रहे हैं और उनका क्या असर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। किन मुद्दों को खासतौर पर योगी आदित्यनाथ इन जो अपनी दौरे हैं इनमें उठा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही समझेंगे अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटजी है उत्तर प्रदेश के साथ ही बाहर होने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे वो हरियाणा को हो, वहाँ किन समीकरणों को साधने को तैयार बैठे हैं अखिलेश यादव, इस पर बात करेंगे। दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। पहले तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव हैं और इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि उनका एक्टिव होना लाजमी भी है, क्योंकि ये जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें उन्हीं की इज्जत कह सकते हैं, उन्हीं की प्रतिष्ठा दांव में फंसी हुई है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव नहीं है, इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा के उत्तर प्रदेश के नेता वही हैं, तो सब कुछ उनके हाथ में है और लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं, तमाम स्ट्रेटजी भी अपना रहे हैं, कुछ खास मुद्दे भी उठा रहे हैं जिनका असर लोकसभा चुनाव में खास तौर पर देखा गया था। थोड़ा हमें बताइए क्या स्ट्रेटजी है, ये ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी क्या है योगी आदित्यनाथ की? सबसे पहली बात है कि खासतौर से जो बाई पोल चुनाव होना है उसके जो हार और जीत दोनों का जो क्रेडिट जानी है वो योगी आदित्यनाथ के जानी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं, आने के बाद बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश माथे पे एक लकीर जो है खींच दी है। कई सवाल खड़े हैं योगी आदित्यनाथ को लेके भी, लगातार जो है आप देख रहे होंगे पिछले दिनों काफ़ी सवाल खड़े हुए थे कि उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो नतीजों के हार का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस बीच जो खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो 10 सीटों पे बाई पोल चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की साख के सवाल बन चुका है और इस बात को योगी आदित्यनाथ बखूबी समझते हैं। यही इसीलिए उन्होंने उपचुनाव को लेके पहले दिन से वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो मंत्रियों को बनाने की बात हो, की जिम्मेदारी सौंपने की बात हो, या फिर दोबारा से उनके ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर सीटों का जो है बंटवारा हुआ हो, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी जैसी जो टफ सीटें हैं उसको अपने ऊपर लिया है। लेकिन केवल उन 2 सीटों पे वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो उन 10 सीटों पे मशक्कत करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और उनको जो दिख रहा है वो जिन जिन सीटों पे चुनाव है उन जिलों में वो लगातार दौरे कर रहे हैं जी। और ये आप जो 2 सीटों वाली बात आप बोल रहे हैं ना कि 2 सीटें उनके हिस्से में है, इस बात को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को सूत्रों से बात की थी, तो उन्होंने इस बात को खारिज किया कि कैसे भाई वो मुख्यमंत्री हैं या कोई प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, इन लोग को 2 सीटों तक सीमित कैसे किया जा सकता है? तो 10 सीटों पर ही सबका दिमाग हाँ, मतलब है, लेकिन वो 2 सीटों को हर उस 2 सीटों के लिहाज से एक टास्क तरीके से है कि हम 2 सीटों पे ये हम इसके चीजों की जिम्मेदारी लेंगे, वहां कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर तमाम चीजें पे। मगर मुख्यमंत्री 10 सीटों पे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार जो दिख रहा है, पहले तो लगा था ना कि वो खाली 2 सीटों तक सीमित रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चुनाव अभियान की अपने, अगर देखा जाए तो बाई पोल चुनाव अभियान की शुरुआत 17 जो है अगस्त से शुरू कर चुके हैं। 17 अगस्त को वो अंबेडकर नगर में अपना पहला जो है दौरा करते हैं और उस दौरे में वो रोजगार मेला का एक इस समय चल रहा है कि वो जहां जाते हैं वहां रोजगार मेला लगता है और वहां पे वो डायरेक्ट जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटते हैं, तमाम घोषणाएं करते हैं, एक जनसभा को संबोधित करते हैं और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ, खासतौर से जिस सीट पे बाई पोल होना है वहां के लोगों के साथ वो एक बैठक भी करते हैं। तो आप देखिए, चाहे फिर वो 17 तारीख को अंबेडकर नगर में हो, 18 को अयोध्या में हो, फिर उसके बाद जो है मीरापुर हो, फिर उसके बाद गाजियाबाद हो, फिर जो है करहल हो, फिर जो है अलीगढ़ की खैर सीट हो और उसके बाद कल कानपुर की सीट है। तो इस तरह से वो तमाम सीटों का दौरा कर रहे हैं और खास तौर से इनके दौरे उन्हीं जिलों में दिख रहे हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पे अगर उपचुनाव वाले जिलों में जा रहे हैं तो इसको उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो जहां वो जा रहे हैं वहां तमाम जो है घोषणाएं कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट
लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं, खासतौर भले वो प्राइवेट नौकरियों में हैं, लेकिन कहीं 5,000 तो कहीं 7,000 कहीं 12,000 नौकरियां दे रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो है, बीजेपी के हार का बड़ा कारण जो है रोजगार का मुद्दा भी रहा है। युवाओं की नाराजगी बीजेपी को उठानी पड़ी है, बीजेपी इस बात को बाखूबी समझी है। इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ अब जो है वो जो खासतौर से अपोजिशन का मुद्दा है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए वो पहले से तैयारी में जुट गए हैं। और उनको लगता है क्योंकि एक आध महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो जो वहां नाराजगियां हैं वो दूर कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, विकास की सौगात दे रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, और जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और रोजगार एक बड़ा मुद्दा, जैसा कि कबूल जी ने बताया भी, लोकसभा चुनाव में रहा। छात्र और नौजवान बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे जब हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, युवाओं से बात कर रहे थे, तो वो एक बड़ा मुद्दा रहा। और उसका जाहिर सी बात है, उसका एक असर देखा गया वोटों पर भी, और जो सीट्स हैं, जो रिजल्ट्स आई उन पर भी। तो अब जो उपचुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए रोजगार एक मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसको आप देखिए लगातार ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र देकर ये साबित करने का प्रयास देखिए सौरभ भाई, इसमें एक और बड़ी बात है कि आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, साथ ही साथ पुलिस भर्ती और तमाम चीजें उसको लेकर बड़ी सख्ती और तेजी दिखाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन 10 सीटों पे चुनाव है उसमें से करीब 5 सीटें ऐसी जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं, और भाजपा के लिए बहुत टफ सीटें हैं। 2024 के जो चुनाव हुआ है, वो जो 10 विधानसभा सीटें हैं, इनकी 9 लोकसभा सीटें आती हैं, मतलब ये देखें तो ये डिफरेंट 9 लोकसभा सीटों में आती हैं। इसमें से 5 में जो है सपा को जीत मिली थी जी। तो ये चीजें बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि ये चुनाव कितना मुश्किल है। क्योंकि अखिलेश यादव, अगर ये चुनाव बाई पोल हार जाती है बीजेपी, तो अखिलेश यादव इसको 2027 से जोड़ेंगे, बीजेपी की लोकप्रियता से, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो है माहौल बनाने का अपोजिशन के हाथ में एक मुद्दा लग सकता है। इस बात को समझते हुए योगी आदित्यनाथ को एक्टिव हुए हैं और वो दौरे कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो निश्चित रूप 37 सीटें जीती, अखिलेश यादव के अभी इन जिलों में खासतौर से जहां बाईपोल हैं, उन्होंने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन दौरे नहीं कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, यानी योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ रहे हैं कि इस चुनाव के नतीजे उनकी राजनीति पे बहुत असर डालने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनाव नहीं जीतते हैं, क्योंकि हो सकता है लोकसभा चुनाव के हार की जिम्मेदारी आप केंद्रीय नेतृत्व को या तमाम टिकट वितरण तमाम चीजों को आप दे सकते हैं कि एक विपक्ष का नैरेटिव रहा है, विपक्ष के ने मतदाताओं को भड़काया। लेकिन ये चुनाव कैसे आप हार गए, और सत्ता में रहते हुए अगर बाईपोल चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। और जो नतीजे दिखे हैं बाईपोल के नतीजे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हाल के दिनों में चिंता का सबब है। चाहे वो मैनपुरी का चुनाव रहा हो या खासतौर से घोसी के जो सीट का बाईपोल चुनाव रहा हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब, माथे पे लकीर डाल रहा है। इसीलिए अब आने वाले चुनाव को लेके बहुत एक्टिव मोड में है। बिल्कुल एक्टिव मोड में है। लगातार सीएम योगी दौरों पर हैं और उन क्षेत्रों पे खास तौर पर जा रहे हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। मगर मुश्किलें कम नहीं है। मुश्किलें आप देखिए, जो सहयोगी दल हैं उनके तरफ से भी खड़ी की जा रही हैं। आपने हाल में देखा, निषाद पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई देखिए हम 10 सीटों पर अपने लोग भेज रहे हैं। और इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक आध सीट वो चाहते हैं संजय निषाद के उनके से आ जाए, उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए ऑफ द रिकॉर्ड खबरें भी चल रही हैं कि क्या संजय निषाद एनडीए छोड़ देंगे। देखिए एक बात है, निश्चय आपने कहा सहयोगी दल इसमें सीटें मांग रहे हैं। आरएलडी 2022 के चुनाव में सपा के अलायंस के साथ रही थी, और जो 10 सीटें उसमें से 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें अलीगढ़ की खैर और दूसरी जो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। मीरापुर सीट जीतने में कामयाब रही, खैर सीट बीजेपी जीत गई थी। अब वो आरएलडी जो है बीजेपी गठबंधन के साथ है, तो उनकी जो डिमांड है वो 2 सीटों की है। इधर जो है खासतौर से निषाद पार्टी, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कटहरी और मंझुआ, और मंझुआ सीट वो जीती थी, कटहरी हार गई थी। तो उनको भी उनका कहना है कि हमें 2 सीट पर हम चुनाव लड़े थे, यही हमारा 2 क्लेम है। लेकिन बीजेपी ने इन 10 को चुनाव को लेके वो अपनी 10 सीटें मान के चल रही है। अब उसमें ये मत है कि वो सहयोगियों को एडजस्ट करेगी, लेकिन अगर सहयोगी ये चाहते हैं कि 2022 की तरह जो उनकी सीटों की डिमांड रही है, जिन सीटों पे वो चुनाव लड़े थे उन पे लड़े, तो मैं आपको बता सकता हूं बीजेपी उस पर रजामंद नहीं होगी। बीजेपी आरएलडी को 1 सीट सिर्फ मीरापुर देने जा रही है। आप मीरापुर में आरएलडी को चुनाव लड़ने का हरी झंडी बीजेपी की तरफ से हो गई है। दूसरी मंझुआ सीट
जो अभी तक निषाद पार्टी 2 सीटों की डिमांड कर रही, कटहरी पे अभी जिद कर रही है। कटहरी सीट बीजेपी किसी भी सूरत में इस बार नहीं छोड़ना चाहती है, वहां चुनाव लड़ेगी। लेकिन को सिर्फ अगर कोई सीट मिल सकती है तो मंझुआ सीट, और मंझुआ सीट के लिए भी बीजेपी ने एक फार्मूला बनाया है, कैंडिडेट बीजेपी का होगा, वो निषाद पार्टी के सिंबल पे लड़ सकता है। यही बात संजय निषाद को थोड़ा सा खल रही है, और यही वजह है कि संजय निषाद ने 10 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं कि ताकि हम एक प्रेशर बना सकें, एक दबाव बना सकें। लेकिन यह बात मान चलिए कि एक सीट निषाद पार्टी को और एक ही सीट जो है वो भारतीय जनता, इनको क्या कहते हैं, आरएलडी को मिलेगी, क्योंकि जिस सीट पे वो क्लेम कर रही है, खासतौर से खैर सीट, वहां बीजेपी का सेटिंग एमएलए रहा है, तो बीजेपी उस सीट को किसी भी सूरत में आरएलडी को नहीं देगी। बिल्कुल ठीक बात है। जो सहयोगियों की बात हो रही है, तो फिर समाजवादी पार्टी के सहयोगी जिनको लोकसभा में बड़ी सफलता मिली, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं उपचुनाव को लेकर, उनमें भी एक खटपट सी बात दिख रही है कि उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी प्रभारी घोषित कर दिए हैं, और समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में दावा ठोक दिया है कि गठबंधन में आप यूपी में सीटें मांग रहे हैं, जबकि आप एक भी जीते नहीं थे, तो हम भी वहां मांग रहे हैं, हमको भी वहां दीजिए। तो ये एक फॉर्मूला चल रहा है, गिव एंड टेक का फार्मूला, गिव एंड टेक का फार्मूला। वहां भी चीजें आसान नहीं दिख रही हैं फिलहाल इंडिया गठबंधन में भी। और अखिलेश यादव ने जो हरियाणा और महाराष्ट्र में दावा ठोका है, वो कुछ एक खास समीकरण को देखते हुए दावा ठोका है। वो क्या समीकरण है, क्या स्ट्रेटजी अखिलेश यादव को बताइए। देखिए, एक तो आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में बाइपोल को लेके कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई थी, प्रभारी नियुक्ति किए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने अपनी रिपोर्टें सौंप दी हैं। उस रिपोर्ट के आधार पे कांग्रेस ने अपने उसमें कहा है कि हम उनके रिपोर्ट में 5 सीटों पर डिमांड कर रहे हैं कि 5 सीटें, 10 में से 50-50 का फार्मूला कह रहे हैं कि 5 सीटें वो हैं जो सपा के एमएलए जहां नहीं थे, जहां पे अपोजिशन या आरएलडी के एमएलए हैं, या जहां पे बीजेपी के एमएलए हैं, या निषाद पार्टी, उन 5 सीटों को क्लेम कर रही है। और सपा इस बात को 2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले भी वो सीट चाहती है। वो एक सीट उनके लिए जो है वो गाजियाबाद की सदर सीट है, दूसरी सीट उनको खैर देना चाहती है, या फिर मंझुआ सीट। आप इसमें मंझुआ सीट भी अब नहीं देना चाहती है, खैर सीट तक ही बात है कि आप खैर सीट ले लीजिए और गाजियाबाद। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमें मीरापुर दीजिए, खैर दीजिए, गाजियाबाद दीजिए और मंझुआ सीट दीजिए, या मंझुआ से फूलपुर सीट पे भी कांग्रेस जो है क्लेम कर रही है कि वह नेहरू की सीट रही है, गांधी की सीट रही, इसलिए हमें वो सीट भावनात्मक जुड़ाव बताया जा रहा है। तो सपा भी अब उसके बदले, सपा कह रही है हम उत्तर प्रदेश में आपको बाईपोल में सीट देने के तैयार हैं, लेकिन आप हमें महाराष्ट्र में, हमें हरियाणा में, हमें जम्मू कश्मीर में सीट दीजिए। उन्होंने जो सीटों का आप अभी बात कर रहे थे, ये अखिलेश यादव ने इस बात को बाखूबी समझा है। हरियाणा में पिछला भी चुनाव लड़ी थी, सपा खाता नहीं खोल पाई थी। महाराष्ट्र में पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, और वहां 3 सीटों पर लड़ी थी, 2 जीती थी, 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 जीती थी। 0.22% जो है उसको वोट मिला था, यानी कि 1/4% भी, मतलब अगर 25 मतलब माना जाए तो वो भी 1 का 1/4 भी वोट परसेंट नहीं मिला था। हरियाणा में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, खाता नहीं खोल पाई थी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ी थी, और पहले तो उम्मीद थी कि 2023 में कि कांग्रेस का अलायंस करके लड़ेगी, बातचीत हो रही थी। अखिलेश यादव ने कहा भी था कि कांग्रेस ने उनको धोखा दिया, चुनाव लड़ी, और लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। एक सीट जो सपा की जीती हुई थी वो भी हार गई। जम्मू कश्मीर में भी इस बार चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी है। इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नतीजे आए हैं, उसकी जो छवि जो है भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के आधार पे है। सबसे ज्यादा उसको तीसरी पार्टी पे सांसद हैं, वोट भी उसको मिले हैं, तो उनको लग रहा है कि राष्ट्रीय फलक पे जो छवि बनी है उसको क्यों ना राष्ट्रीय फलक की छवि को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के तौर पे हम तब्दील कर देंगे। लेकिन उसको करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में अगर 2% के आसपास वोट मिलते हैं तभी आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी कोई वोट मिला नहीं। राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव है तो 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ये पूरी शर्तें जो हैं वो मिलती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर 3 राज्यों में उसको ये फुलफिल करना है। तो अब उत्तर प्रदेश फिल करना है, तो उसने सबसे ज्यादा फोकस किया है कि क्यों ना हम मुस्लिम बहुल इलाकों में फोकस करें। और जिस तरह की चुनाव हो रहे हैं, सीधे सीधे चुनाव, या सपा या मतलब जीतने वाले को वोट कर रहे हैं या हारने वाले को वोट कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता जहां जहां बीजेपी उसके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर हम अलायंस का हिस्सा बनते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटें आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सीटें जीतने में
हम कामयाब रहेंगी, जी। वोट परसेंटेज भी सपा का बढ़ेगा। उन्होंने महाराष्ट्र में कल प्रभारी नियुक्त किए और 12 सीटें उन्होंने सिलेक्शन की हैं, उसमें से 7 सीटें कम से कम लड़ने के प्लान है। इसी तरह से 6 सीटें उन्होंने हरियाणा की टारगेट की हैं, जिसमें नू और रेवाड़ी, महेंद्र, अहिरवाल बेल्ट की, अहिरवाल और मुस्लिम, नू जो है वो मुस्लिम बेल्ट है। नू मेवात जी। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं है कि जो मुस्लिम बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट है, उस इलाके में हम अपना जो है चुनाव लड़ें और वहां जीत जाएं। और अखिलेश यादव की जिस तरह से छवि बदली है उससे यादव में आई है, लेकिन वो क्या यादव, क्योंकि हरियाणा का यादव उत्तर प्रदेश के यादव में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसीलिए वो ज्यादातर फोकस भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वो यादव बेल्ट में चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या हंस रहा है वो सामने है। और अभी राजस्थान में 22 चुनाव हुए थे, राजस्थान में भी उन्होंने अरवल के इलाका, जो खासतौर से मेवात का हिस्सा ही माना जाता है राजस्थान में, उस इलाके में भी वो चुनाव लड़े थे और नतीजे सपा के खिलाफ रहे। तो वो लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश से बाहर के जो यादव है वो सपा को अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन मुसलमानों में ये आसानी से हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में जो यादव मतदाता है, चाहे वो हरियाणा हो या मध्य राजस्थान हो या फिर और जगह देख लीजिए, वहां पर वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, तो यादव आ नहीं रहा, तो उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट है जो बीजेपी के खिलाफ आ सकता है। ऐसे में अगर हम मुस्लिम वोटों पर फोकस करें और मुस्लिम बहुल सीटों करें तो हम जीत सकते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं, दोनों मुस्लिम हैं। सपा जो भी महाराष्ट्र में जीती है वो मुस्लिम ही विधायक उनके बनते रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जम्मू की सीटें नहीं लड़ रहे हैं, वो कश्मीर रीजन की सीटें लड़ रहे हैं, की डिमांड की 7 सीटें हैं। तो ये तीनों राज्यों में आप देखिए 6 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें, ताकि उनको 5 से 6% जो वोट है वो हासिल हो जाए। अगर हासिल हो जाता है तो कल की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हरियाणा में हुड्डा ने साफ कह दिया है किसी के साथ अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि उनकी जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में खेल बिगाड़ा था, वैसे ही हरियाणा में हुड्डा भी खेल बिगाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में केवल कांग्रेस को बार्गेनिंग नहीं करनी, वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को भी रजामंद होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी यह स्थिति है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और लेफ्ट को भी एग्री होना पड़ेगा कि सपा को सीटें देंगे कि नहीं। वहां 90 सीटें, 7 सीटें अगर सपा को दे देंगी तो किस सीटों पे वो लड़ेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सपा के बीच, कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग फार्मूला हो चुका है। अब वहां पे वो मुस्लिम सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने कश्मीर में है। महाराष्ट्र में अभी भी दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है, यहां तक कि अबू आसिम आजमी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमें सीटें नहीं दी गई तो हम कई सीटों पे 100 सीटों पे खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यानी कि वो कांग्रेस को साफ और संदेश दे रहे हैं कि आप अगर हमें सीटें नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे और हरा देंगे। उन्होंने बाकायदा सीटों का सिलेक्शन कर लिया है, मुंबई की हैं, भिवंडी की हैं और खास तौर से थाने के इलाके की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, औरंगाबाद की सीटें हैं, उन सीटों पर चुनाव लड़ने का है। तो यानी कि एक तरह से समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे फोकस कर रही है वो मुस्लिम सीटों पे है, क्योंकि उनको लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम मतदाता हमारे साथ मजबूती से खड़ा है और जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम मतदाता जो है बीजेपी के खिलाफ वोटिंग पैटर्न कर रहा है, ऐसे में हम जाएंगे तो मेरे साथ भी जुड़ सकता है। और अगर जुड़ता है तो जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का सपना का है, जो मुलायम सिंह यादव के दौर से चला रहा है, वो सपना साकार हो सकता है। तो इसीलिए अखिलेश यादव की पूरी रणनीति जो है वो मुस्लिम वोटों पे है। लेकिन समस्या यही है कि जो उत्तर प्रदेश से बाहर का मुस्लिम मतदाता है वो समाजवादी पार्टी की तुलना में कांग्रेस के साथ रहना ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि बाकी जिन राज्यों में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ दिखा है। और जब तक कांग्रेस तैयार नहीं होगी तब तक सपा के लिए स्पेस बन नहीं पाएगा। लेकिन एक बात है, इसीलिए अखिलेश यादव ने गिव एंड टेक का फार्मूला अपनाया है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 10 में से 5 सीटें चाहिए तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और अखिलेश यादव ने उसके लिए दांव चल दिया है और समीकरण साधना है, तो उसके लिहाज से वो मुस्लिम सीटों की तरफ निगाहें टिका रहे हैं। अब कांग्रेस को कितना मानती, कितना तैयार होती है, देखने वाला होगा। बाकी एक और चीज है यहाँ पे सौरभ भाई, आपने कहा कांग्रेस, अब ये सीटें जो खासतौर से स्टेट कमेटी की थी उत्तर प्रदेश में अजय राय की थी, वो बातें वहां से निकल गई। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में डायरेक्ट बात होगी। अब राहुल गांधी ही इस चीजों में इंटरफेयर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या वो सीटें देंगे, क्योंकि अगर सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं मिलती तो जो 2024 के चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी दिखी थी वो बिखरने का उस पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आखिरी में, आप देखेंगे 2024 के चुनाव के समय में राहुल गांधी गौरीगंज अमेठी में थे, वो भारत न्याय यात्रा करके आ रहे थे और सीट शेयरिंग नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने अमेठी जाने से मना कर दिया था।
उस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का जल्दी से आप जाइए, उस सीटों का फाइनल कीजिए और आनंद फानन में जो सीटें दे रहे हैं अखिलेश यादव उस पर एग्री हुई है। और 17 सीटें उस वक्त दी, 17 सीटें वो थी जहां पे समाजवादी पार्टी कभी 40 साल से नहीं जीती, कभी 30 साल से नहीं जीती और सपा का कोई आधार नहीं था। उन सीटों को अखिलेश यादव ने दिया था और कांग्रेस ने उस समय जहर का घूंट पी के समझौता कर लिया था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, कांग्रेस 6 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस समय अपनी सियासी ताकत को भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज कांग्रेस समझ रही है और कांग्रेस देखिए लगातार एक्टिव है। राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, हर दौरे उत्तर प्रदेश में इतने दौरे मुझे लगता है आधे मतलब 5 महीने में वो 6 से 7 दौरे कर चुके हैं। सामाजिक न्याय जो कांग्रेस सपा का मुद्दा हुआ करता था, ओबीसी दलित ओबीसी पॉलिटिक्स, उसको राहुल गांधी हाईजेक कर लिए हैं। वो सामाजिक संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपा के लोग हर जगह खड़े नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, दलितों के घर में खाना खा रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, दलितों महापुरुषों के जो है जन्मतिथि परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो कांग्रेस अब उस तरह नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने जो डिमांड अपनी रखी है वो सपा के बराबर रखी है, इक्वल रखी है कि उनको मान रहे कि आज हम सपा के कंडीशन के बराबर खड़े हैं, भले ही न दें। उनको लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता और दलित आया है वो अखिलेश यादव की वजह से नहीं, राहुल गांधी की वजह से आया है, इसलिए सीट चाहिए। ये उन्होंने ये कांग्रेस के नेता, आप बात कर लीजिए, हर कांग्रेस के नेता यही कहता है उत्तर प्रदेश का। तो अखिलेश यादव और ये बात मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी का इंटरफेयर जैसे लोकसभा चुनाव में दिखा था वैसे ही दिखेगा, तभी कोई फार्मूला दोनों के बीच में निकल सकता है। बिल्कुल, हमारी भी नजर रहेगी क्या फार्मूला सेट होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये 10 सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है, वहां पर क्या कुछ तय होता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं। जो भी जानकारी हम तक आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।